वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 25 ऑफ माय ऑब्सेशन। उस रोशनी में जैसल एकटक जहान को निहार रहा था। एक आदमी ने जहान के सिर पर बंदूक तानी हुई थी, तो वहीं जैसल के सिर के पीछे भी किसी की गन की नोक टिकी हुई थी। हाँ हाँ, एक खतरनाक हंसी गूंजी और फरहद अपने चेहरे पर शैतानी भाव लिए हुए अब तक जैसल के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। जैसल और फरहद दोनों की तीखी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। वेलकम जेम्स, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुम्हें फिर से मरना होगा। फरहद बोला। तुझे मेरे बेड तक नहीं पहुंचना चाहिए था फरहद, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, जैसल गुस्से में बोला। फरहद तिरछा मुस्कुराया। अब क्या करे, शेर को उसकी गुफा से निकालने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना ये शेर शिकारी के जाल में कैसे फंसता। जैसल अपनी नम आंखों से जहान की तरफ देखते हुए बोला, मेरे बेटे को छोड़ दे, मैं यही हूँ, तुम मुझसे मुकाबला कर। अब जाकर तो तुम फरहद के कब्जे में आए हो जेम्स, अपना बदला पूरे के बिना जाने नहीं दूंगा, आजाद कर दूंगा तुम दोनों बाप बेटे को इस दुनिया से। लेकिन पहले कुछ एंटरटेनमेंट तो हो जाए। इतना के फरहद ने जैसल को घूरा और वहीं रखी चेयर पर पर बड़े आराम से पैर क्रॉस करके बैठ गया। अपने गन की नोक को सहलाते हुए कड़क आवाज में बोला, सरेंडर जेम्स, वरना तुम्हारा पिल्ला ऊपर जाएगा। जैसल ने एक नजर जहान को देखा, जिसके माथे पर फरहद के आदमी ने गन तान रखी थी। अगल बगल खड़े दो आदमियों ने जैसल के सिर पर भी बंदूक तानी हुई थी। खुद की तो नहीं, लेकिन जहान की उसे बहुत ज्यादा चिंता थी, इसलिए अपने दोनों हाथ ऊपर कर खुद को सरेंडर कर दिया था। ये देखते ही फरहद जोर से हंसा, फिर अपनी हंसी रखते हुए बोला, जब बात अपनों की आती है तो शेर भी भीगी बिल्ली बन जाता है। जेम्स, तूने मेरे भाई को मारा था और आज मेरा बदला पूरा होगा। मेरे बेटे को छोड़ दे फरहद, जैसल ने कांपती हुई आवाज में कहा। फरहद अपनी आंखों में शैतानी लिए कुछ पल जैसल को देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मेरे सामने घुटनों पर बैठो जेम्स, मेरे पैरों पैरों पर झुको तो साथ में तुम्हारे बेटे को छोड़ दूं। जैसल ने अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींच ली। गुस्से में उसकी सांसें तेज हो गई। उसने जहान की तरफ एक कदम बढ़ाया कि तभी फरहद ने कड़क आवाज में कहा, मार दो बच्चे को। उसका फरमान सुन जिस आदमी ने जहान के सिर पर बंदूक तानी थी, उसने गन के ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी। ये देख जैसल बिल्कुल फ्रिज हो गया। वो फरहद की तरफ देख बोला, मैं कर रहा हूँ, तू जो कहेगा मैं करूंगा। उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। फरहद ने हाथ का पंजा दिखा, अपने आदमी को रुकने का इशारा किया। फिर उसने सीटी ढाकर जैसल की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया, जैसे कह रहा था कि अब तुझे मेरी बात माननी होगी। जैसल अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए सरेंडर की स्थिति में अपने घुटनों के बल फरहद के सामने जमीन पे बैठ गया। उसकी नजर फरहद पर थी। भले ही वे इस वक्त फरहद के सामने झुका हुआ था, पर उसकी नजरें झुकी हुई नहीं थी। ये देख फरहद को गुस्सा आया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये एटीट्यूड तुम्हें इस वक्त शोभा नहीं दे रहा है जेम्स, नजरें नीची रखो। जैसल अभी भी उसे घूर रहा था। उसकी लाल आंखें बयां कर रही थी कि इस वक्त वो क्या कहना चाह रहा था। यही कि एक मौका, बस एक मौका मिला और तेरा काम तमाम। फरहद फाइनली सवाल जहान का था, इसलिए जैसल ने अपनी नजरें झुका ली। ये देख फरहद के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई, जैसे वे हर जंग जीत गया हो। जैसल ने नजरें नीचे रखी और बोला, मेरे बेटे को आजाद कर दे फरहद, अब तो मैंने तेरी बात मान ली। उसे सही सलामत बाहर मेरी कार में छोड़ दे, उसके बाद तुम मुझसे मुकाबला कर। फरहद ने सोचते हुए कहा, आइडिया बुरा नहीं है, चल ठीक है जेम्स, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। मेरा बेटा तेरे बेटे को सही सलामत तेरी कार में बैठा कर आएगा, बस तुझे करना यह है कि मेरा थूका हुआ चाटना है। फरहद की बात सुन जैसल ने बेहद गुस्से में खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। हद पार मत कर फरहद, पछताने का मौका नहीं दूंगा। इस वक्त तू मेरे सिकंजे में है और मैं जो चाहूँ तुझसे करवा सकता हूँ। अपने बेटे को मरते हुए तो नहीं देखना चाहेगा ना, तो तू जैसा कह रहा है वैसा कर, वरना तेरा पिल्ला तो गया भगवान के पास। पापा मुझे अपनी गोद में ले लो, मुझे डर लग रहा है, पापा बचाओ। जहान की रोती हुई आवाज जैसल के सीने को छलनी कर रही थी। उसने फरहद की तरफ देखा तो फरहद ने मुस्कुराते हुए अपने पैर के पास ही जमीन पे थूक दिया। जैसल ने फिर से एक नजर जहान को देखा और जमीन की तरफ झुकने लगा। वो पूरा झुका, उसके होठ अब शायद फरहद के थूक तक पहुंचते कि तभी उसने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। अगले ही पल अपने दोनों हाथों से जमीन पर रख के फरहद के पैरों को पकड़ा, उसे पीछे की तरफ उल्टा दिया। फरहद की कुर्सी सहित वे पीछे की तरफ पलट गया। उसके हाथ में पकड़ी गन जमीन पे गिर गई, जिसे फुर्ती से उठा जैसल ने सबसे पहले जहान के सिर पर बंदूक ताने हुए उस आदमी को शूट किया। वो सीधा जमीन पे गिर गया। अब तक राका और दास ने आकर बाकी के आदमियों को संभाल लिया था। जैसल के आदमी फरहद के आदमियों पर भारी पड़ रहे थे। जूही जल्दी से आई और जहान की रस्सियां खोल उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो जहान को गोद में लिए हुए उस माहौल से दूर चली गई। जैसल इस वक्त फरहद पर गन ताने हुए खड़ा उसे घूर रहा था। फरहद भी उसकी आंखों में आंखें डाले हुए था। अचानक जैसल ने गन को साइड में फेंका और आंखों में बेपनाह गुस्सा लिए बोला, मेरे बेटे को हाथ लगाकर तूने अच्छा नहीं किया फरहद, अब मैं वो हाल क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि तू मरने की भीख मांगेगा, पर मौत भी तेरे पास आने में कतराएगी। इसके साथ ही जैसल ने एक जोर का मुक्का फरहद के मुंह पर मारा। वो वार भी इतना तेज था कि फरहद के मुंह से खून की
पिचकारी बाहर की तरफ निकली। जैसल उसे बुरे तरीके से पीटने लगा। जितना गुस्सा था सारा निकालने लगा। कुछ ही देर बाद लहूलुहान होकर फरहद जमीन पे पड़ा था। जैसल ने कुछ पल उसे घूरा, फिर जोर से चिल्लाया, दास। जैसल की आवाज़ सुन दास आगे आया। जैसल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो दास ने उसके हाथ में एक पॉकेट नाइफ रख दिया। उस नाइफ को देखते हुए जैसल के लबों पर शैतानी मुस्कान तैर गई। तो वहीं जमीन पर पड़ा फरहद डर से कांपने लगा। नहीं जेम्स, डोंट, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा ऐसा नहीं कर सकते तुम। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अब तू भी देखेगा। इतना कहकर जैसल फरहद के ऊपर बैठ गया। फरहद अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए जैसल के सामने गिड़गिड़ा रहा था। जैसल की आंखों में जहान का रोता हुआ चेहरा घुमा और अगले ही पल उसने फरहद के दोनों हाथों को दबोचकर उसकी उस नाइफ से उसकी जुबान काट दी। फरहद की जीभ इस वक्त जैसल के हाथ में थी और उसकी दर्द से भरी चीख उस पूरे कमरे में शोर कर रही थी। जैसल की निर्दयता देख उसके आदमी भी नीचे सिर झुका लिए थे। फरहद जोर से चीख रहा था और जैसल अपने होठों पर सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कान लिए उसके दर्द को एंजॉय कर रहा था। अगले ही पल उसने अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई, फिर उसे लोहे का और रोड दिखा जो कुछ दूर पर रखा था। जैसल ने अपनी गर्दन इधर उधर घुमाई, अपनी नसों की कसरत करते हुए वे उस रोड तक पहुंचा और उस अपने हाथ में लिए हुए फरहद के पास आया। उस रोड को जैसल ने जमीन पर ठोका तो फरहद की चीख ठहर गई, क्योंकि अब शायद उसे और दर्द सहना था। उसने फिर से अपने हाथ जोड़ लिए, पर अफसोस कि इस बार वे कुछ बोल नहीं सकता था। बस उसकी खून से सनी आंखें बयान कर रही थी कि वे जैसल से खुद को लिया रहम मांग रहा है। जैसल ने कुछ पल उसे देखा, फिर जोर से चीखते हुए उसने उस रोड को फरहद के सिर पर दे मारा। फरहद की चीख के साथ साथ उसके सिर का मांस भी निकल गया। उसका सिर खरबूजे की तरह फट गया। बिखरा था तो बस खून और मांस के लोथड़े। जैसे इस वक्त कोई भयानक राक्षस लग रहा था जिसने अपने सामने पड़े इंसान का खून किया था। उसके पूरे चेहरे पर खून के छींटे पड़े हुए थे जो उसे और ज्यादा भयानक बना रहे थे। वो अभी भी अपने हाथों में रोड लिए बेहद गुस्से में फरहद की बिखरी लाश को देख रहा था। तभी उस शांति में किसी की सिसकियां सुनाई दी और जैसल के कानों को चुभी। जैसल ने नजरें उठाकर उस आवाज की तरफ देखा। आहना सिसकते हुए एकटक जैसल को निहार रही थी। उसका खून से सना हुआ चेहरा मौत का दूसरा रूप लग रहा था। इस वक्त जैसल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई रोड को छोड़ दिया और वे आहना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अब ये मत कहना वाइफी कि इसमें भी मेरी गलती थी। शुरुआत उसने करी और खत्म मैंने। आहना पीछे हटते हुए बोली, तुम्हारे हाथ में गन थी, तुम चाहते तो डायरेक्ट उसे शूट कर सकते थे। तुमने उसके साथ हैवानियत क्यों की? उसकी जेब काटी, उसका सिर फोड़ा। तुम इतने बेरहम क्यों हो? जैसल आहना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जैसल उसके बेहद करीब आया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, कोई तुम्हारी तरफ नर्म दिल भी ना हो वाइफी। उसने हमारे बेटे को किडनैप किया, उसे जान से मारने की कोशिश की और तुम अभी भी मुझसे ये कह रही हो कि मुझे उस पर रहम करना चाहिए था। सजा देने में और बेरहम होने में फर्क होता है। जैसल तुम सिर्फ उसे सजा देते तो चलता, पर तुम अभी आहना अपनी बात कह ही रही थी कि अचानक ही जैसल ने उसके कमर में हाथ डाला और उसे घुमाकर पीछे किया। खुद उसके ऊपर पूरी तरह से झुक गया और अपने कठोर वजूद के अंदर उसे पूरी तरह समा लिया। और जो वार आहना पर होने वाला था वह अब जैसल के कंधों पर आकर ठहरा। दरअसल जैसे ही जैसल की नजर उस आदमी पर पड़ी जो आहना के पीछे ऐसा आकर अपने हाथ में ली हुई कांच की ट्यूबलाइट से उसके सिर पर मारने वाला था, तभी जैसल ने उसे घुमाकर अपने अंदर छुपा लिया। वो ट्यूबलाइट अब जैसल के पत्थर से कंधे पर आकर चकनाचूर हो चुकी थी। जैसल को शायद ही कोई फर्क पड़ा था। उसने आहना के ऊपर से अपनी बाजुओं का कवच हटाया और पीछे पलटा। वे आदमी जिसने वार किया था अब उस वक्त निहत्था खड़ा था और जैसल के सामने कांप रहा था। उसने अपने मुंह के अंदर के थूक को बड़ी मुश्किल से गले के नीचे उतारा और वहां से भागने लगा। तभी जैसल ने अचानक उसका गला पकड़ लिया। उसका गला पकड़े हुए जैसल ने उसे सीधा दीवार से लगा दिया और अगले ही पल और अपने एक ही हाथ से उसे उठाए हुए था। उस आदमी के पैर जमीन से ऊपर उठ चुके थे। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ता चला जा रहा था। अगले ही पल जैसे मुर्गे की गर्दन को मरोड़ा जाता है उसी तरह उस आदमी की गर्दन को जैसल ने पूरी तरह से मरोड़ दिया था। और जैसे ही जैसल ने उसके गले से अपना हाथ हटाया वे आदमी बेजान होकर जमीन पे गिर गया। जैसल गुस्से में कुछ पल उस आदमी को देखता रहा, फिर अचानक उसे कुछ ख्याल आया और वो जल्दी से पीछे पलटा। वाइफी तुम ठीक? अभी जैसल अपनी बात कह ही रहा था कि ठहर गया, क्योंकि आहना उसे कहीं नहीं दिखी। वे जा चुकी थी। ये देख जैसल ने एक गहरी सांस ली, अपनी हथेली से अपने चेहरे पर लगे खून को साफ किया। फिर भी उस खून के लालिमा से उसका पूरा चेहरा इस वक्त सुर्ख पड़ गया था। हवेली में आहना इस वक्त जहान को अपनी बाहों में लिए हुए उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उस 4 साल के बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उससे वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जिस तरह उसे किडनैप किया गया, उसे बांध कर रखा गया और उसके माथे पर बार बार गन पॉइंट की गई, उन सबसे वो काफी ज्यादा खौफ में था। जहान बेबी सो जाओ, कितनी रात हो गई है। आहना उसे बाहों में लिए हुए बोली, मम्मा मुझे डर लग रहा है, वे गंदे अंकल फिर से मुझे ले जाएंगे। जहान आहना के सीने से लगकर रोते हुए बोला, नहीं बेबी, मम्मा का प्रॉमिस है आपसे कि आज के बाद आपके साथ कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। मम्मा आपकी सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट करेगी और कोई भी
आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ये कहते हुए आहना ने जहान को बिस्तर में लेटा दिया और खुद उसके पास लेट गई। जहान आहना के सीने से में दुबकते हुए बोला, मम्मा कोई स्टोरी सुनाओ ना। फिर जहान को नींद आ जाएगी। आहना हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर जहान का सिर सहलाते हुए बोली, चलो ठीक है, मैं आपको एक सुपर हीरो की कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ मम्मा, मुझे हीरो की नहीं, मुझे विलन की कहानी सुननी है। आहना को बीच में रोकते हुए जहान ने अपनी बात कही, लेकिन उसकी बात को सुनकर आहना के होठों की मुस्कान कहीं गायब हो गई। उसने जहान की तरफ देखते हुए कहा, बेबी कहानियां तो हीरो की ही होती है, आपको विलन की कहानी क्यों सुननी है। जहान उठकर बैठ गया और आहना को देखते हुए बोला, क्योंकि ठाकुर जहान प्रताप सिंह को हीरो नहीं पसंद, उसे विलन पसंद है। अब आप प्लीज मुझे विलन की स्टोरी सुनाओ ना। आहना कुछ देर ऐसे ही बिना भाव के जहान को देखती रही, फिर उसे लेटाकर उसके सिर को सहलाने लगी। कम ऑन आहना, बच्चा ही तो है, उसे क्या आइडिया विलन और हीरो के बारे में, उसे कुछ भी नहीं पता, अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं है उसे, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बेटे को हीरो बनाने में कामयाब होगी, जरूर कामयाब होगी, वो जैसल की तरह विलन नहीं बनेगा। आहना जहान का सिर सहलाते हुए अपने मन में ये सारी बातें सोच रही थी। तभी जहान अपनी चहकती हुई आवाज में बोला, मम्मा स्टोरी तो शुरू करो, जहान इज वेटिंग। जहान की आवाज सुन आहना अपने सेंस में आई। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, एक हीरोइन थी और एक विलन था। दूसरी तरफ जूही इस वक्त हवेली के एंट्रेंस एरिया में चुपचाप खड़ी थी। तभी उसके कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा तो राका खड़ा था। राका को देखते ही जूही को ना जाने क्या हुआ, वो अपने अंदर के तूफान को रोक नहीं पाई और रोते हुए उसे सीने से लग गई। राका एक पल के लिए तो बिल्कुल शॉक्ड रह गया। उसके हाथ हवा में ठहरे रहे, लेकिन अगले ही पल उसने जूही की कमर में अपने हाथ सरकाते हुए उसे अपनी बाजुओं को कस लिया। अगर जहान बाबा को कुछ हो जाता तो मैं क्या मुँह दिखाती बड़ी ठाकुराइन को, मैं कैसे सामना करूंगी उनका, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाई, अब तक मुझे नौकरी से निकाल देगी। ये कहते हुए जूही रोए जा रही थी। राका ने उसे अपने सीने से उठाया और उसके आंसू से भीगे चेहरे को देखने लगा। जाने दिल में कैसे जज्बात जाग रहे थे जो राका खुद को रोक नहीं पाया और जूही के आंसुओं को पहुंचने लगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बड़ी ठाकुराइन, इसके जिम्मेदार तुम्हें नहीं ठहराएगी, तुम ज्यादा सोच रही हो। जूही इस वक्त राका की आंखों में देख रही थी। वो इंसान जो जूही को हर वक्त किसी पत्थर किसी चट्टान से कम नहीं दिखता था, वे आज उसे मोम की तरह पिघला हुआ क्यों लग रहा था। ये सोचते हुए जूही इस वक्त राका को देख रही थी, तो वहीं राका भी अपने अंदर के इस बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। उसे कुछ तो महसूस हो रहा था अपने दिल में, लेकिन क्या वो बिल्कुल भी नहीं जानता था। अगले ही पल दोनों ही अपने सेंस में आए और तुरंत एक दूसरे से दूर हुए। जूही जल्दी ही वहां से चली गई। विलन हाउस जैसल इस वक्त अपने कमरे में खड़ा था। वह आईने के सामने था और खुद को निहार रहा था। खुद की नजरें खुद पर ही गड़ाई हुई थी। वह धीरे धीरे करके अपनी शर्ट की एक एक बटन को खोल रहा था। उसकी शर्ट पूरी खून से सनी हुई थी। उसने अपनी शर्ट को सीने से अलग किया तो एक तेज दर्द उसे महसूस हुआ। वह थोड़ा सा मुड़ा और आईने में से अपने कंधे को देखने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वह ट्यूबलाइट उसके कंधे पर फटी थी तो कांच के कुछ टुकड़े उसके कंधे पर धंस गए थे। उसने थोड़ी मुश्किल हो रही थी अपने कंधे और पीठ से कांच के टुकड़े निकालने में, इसलिए वह जाकर सोफे पे बैठ गया। दास दास, जैसल ने दास को आवाज दी। दास भागता हुआ आया। यस विलियन, जैसल बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हेल्प मी। ये कहते हुए अपना हाथ अपने कंधे की तरफ लेकर गया। दास ने उसका इशारा समझा और आगे बढ़ा। तभी एक आवाज सुन वो ठहर गया। रुको। जैसल और दास दोनों ने एक साथ उस आवाज की तरफ देखा। जैसल ने देखा कि इस वक्त आहना उसके पीछे खड़ी है तो वे हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर दास की तरफ देखते हुए बोला, जाओ मरहम लगाने, कोई खास आ चुका है इसलिए दास की जरूरत नहीं। उसकी बात पर दास भी हल्का सा मुस्कुराया और वहां से चला गया। आहना अपने कदम बढ़ाते हुए आई और जैसल के करीब सोफे पे बैठ गई। उसने कुछ पल जैसल के चेहरे को देखा। जैसल भी एक्सप्रेशन लेस होकर आहना को ही निहार रहा था। अगले ही पल आहना की नजरें जैसल के कंधे की तरफ गई, जहां पर जख्म काफी ज्यादा थे और खून भी निकल रहा था। उसने जैसल को थोड़ा सा घुमाया और उसका कंधा अपनी आंखों के सामने किया। अपने नाजुक हाथों से वे धीरे धीरे जैसल के कंधे से ध्यान से कांच के टुकड़ों को निकालने लगी। जैसल का दर्द तो इसी बात से खत्म हो चुका था कि आहना उसके जख्मों को साफ कर रही है, इसलिए इस वक्त वे शांत बैठा था, बस अपनी आंखें बंद किए हुए आहना की तेज धड़कनों को महसूस कर रहा था। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा? आहना कांच के टुकड़े निकालते हुए बोली। मुझे तो नहीं हो रहा, पर लगता है तुम्हें हो रहा है वाइफी। जैसल की यह बात सच ही तो थी। इस वक्त जैसल का दर्द सच में आहना को अपने दिल में महसूस हो रहा था। जैसल भले ही कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आहना के बदन में एक सिहरन से उठ रही थी। उसने जैसल का घाव साफ किया और फर्स्ट एड बॉक्स उठा, उसमें से ऑइंटमेंट निकाल वो हौले हौले जैसल के जख्मों पर अप्लाई करने लगी। थोड़ी देर बाद वो उठकर वॉशरूम की तरफ गई और हैंड वॉश करके वापस आई। जैसल एकटक उसे निहार रहा था। आहना ने सोफे पे रखा अपना मोबाइल उठाया और बोली, मैं जा रही हूँ। वो जाने को हुई तभी जैसल ने उसकी कलाई पकड़ उसे अपने ऊपर खींच लिया। आहना के बाल जैसल के नेक्ड सीने पे बिखर गए। आहना कसमसाते हुए बोली, क्या
क्या कर रहे हो जेसल, छोड़ो मुझे। जेसल आहना के बालों को किनारे लगाते हुए बोला, दर्द की कोई दवा तो बता कर जाओ वाइफी, आखिरकार डॉक्टर हो, तुम्हें दर्द हो रहा है। आहना मासूमियत में बोली। जेसल ने भी बड़ा की सी मासूम चेहरा बना हाँ मैं सिर हिला दिया। आहना गंभीर होकर बोली, वैसे तुम्हें में एक इंजेक्शन लग जाएगा तो फिर तुम्हें तो बिल्कुल दर्द नहीं होगा। अगर तुम रेडी हो इंजेक्शन लेने के लिए तो मंगवा लो किसी को भेजकर, मैं इंजेक्शन का नाम बता देती हूँ। आहना की बात सुन जेसल हल्का सा मुस्कुराया और उसके गाल को हल्के हल्के अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला, मैं इंजेक्शन लेता नहीं हूँ, देता हूँ वाइफी, तुम कहो तो अभी इंजेक्शन दूँ तुम्हें। जेसल की बात सुन आहना ने आंखें बड़ी की और इरिटेट होते हुए उसके सीने पे अपने नाजुक हाथों से वार किया। तुम बहुत बेशर्म हो, बहुत दुष्ट इंसान हो तुम। मैं यहाँ तुम्हारे दर्द को लेकर सीरियस हूँ और तुम्हें ये सब घटिया मजाक सूझ रहे हैं। छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये कहते हुए आहना उठने को हुई तो जेसल ने अपनी पकड़ में उसे और कसकर बांध लिया और संजीदा होकर बोला, ऐसे मेरी वाइफी मेरे दर्द को लेकर सीरियस है, यही मेरे जख्मों की सबसे बड़ी दवा है। जेसल की बात सुन आहना खामोश होकर उसकी आंखों में देखने लगी। इससे आगे उसने कुछ नहीं कहा या फिर जेसल के प्यार भरे लफ्जों ने उसकी जुबान को बंद कर दिया था। वे दोनों ही गंभीर होकर एक दूसरे को निहार रहे थे, जेसल की आंखों में देखते हुए, उसके चेहरे में खोए हुए। आहना सब कुछ बोलने लगी, लबों की नजदीकी को बढ़ाते हुए। आखिरकार अब उसने उस फासले को मिटा ही दिया और अपने कोमल लबों को जेसल के तपते लबों के ऊपर रख दिया। आहना की छून से जेसल के सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। छोटे से किस के बाद आहना ने जेसल के चेहरे को थामे हुए कहा, मैं नहीं कहती कि तुमने आज जो किया वह गलत था। मेरे बच्चे को कोई मेरी आंखों के सामने हाथ लगाए तो शायद मैं भी यही करती, मैं भी उस शख्स को जान से मार देती। पर तुमने उस आदमी पर दरिंदगी दिखाई, उसके शरीर पर बेरहमी की। मौत देना और तड़पा कर मौत देना, दोनों में फर्क है ना जेसल। अपने दिल के कोने में कहीं रहम नाम के जज्बात को भी जगह दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। आहना की बात सुन जेसल ने उसकी आंखों में देखा, फिर पलकें झुकाकर उसके गुलाबी होठों को देखने लगा, फिर हल्का मुस्कुरा उन लबों को सहलाते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बदला था वाइफी, वरना तुम जानती हो मुझे शायद तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे मैं हमेशा से एक शैतान था, हूँ और आगे भी वही रहूंगा। मेरे दिल में सारे जज्बात है, प्यार, इश्क, रहम, दया, पॉजिटिवनेस, प्रोटेक्टिव, जितना जो कुछ भी है वह सिर्फ तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ मैं इन इमोशंस को। इसके अलावा सारी दुनिया के लिए मैं वही शैतान हूँ जो पहले था। उस बेवकूफ़ ने मुझे ट्रिगर किया, मुझे अपना थूका हुआ चाटने को कहा और मैं उसकी जुबान को काटता नहीं तो क्या करता। जेसल की बात सुन आहना ने उसे थोड़े नाराजगी के भाव से देखा और उसके बाहों के घेरे से उठकर आज़ाद हुई। जो करना है करो, लेकिन हमेशा के लिए मुझसे और जहान से दूर रहना पड़ेगा तुम्हें। आहना जाने लगी तो एक बार फिर जेसल ने आहना का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो मुझे जेसल। लेकिन जेसल ने उसे जबरदस्ती सोफे पे बिठाया और खुद अपना सिर उसकी गोद में रख लिया। आहना बस उसे निहारती रह गई। जेसल ने उसके हाथ पकड़े और अपने बालों में जबरदस्ती रखवा लिया। सुला दो वाइफी, सुकून की नींद लिख दो मेरे हिस्से में, मैं बहुत थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प मी। ये कहते हुए जेसल की आवाज़ संजीदा थी। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुन आहना ने धीरे धीरे उसके बालों को सहलाना शुरू किया। फिर बोली, लेकिन मैं जहान को सोता हुआ छोड़ कर आई हूँ, जूही को कहकर आई थी उसके पास रहने का। लेकिन फिर भी अगर वह गलती से जाग गया तो मुझे अपने पास ना पाकर वो घबरा जाएगा। मुझे जाना होगा। जेसल शेर का बच्चा है वो वाइफी, इतना कमजोर नहीं है, डोंट वरी, जूही उसे संभाल लेगी। जेसल आंखें बंद किए हुए बोला। आहना कुछ पर रुक कर बोली, एक मिनट, तुम जूही को कैसे जानते हो। आहना का सवाल सुनकर जेसल ने तुरंत आंखें खोली। कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, अभी तुमने ही तो उसका जिक्र किया है वाइफी, वरना मैं कैसे जानूंगा उसे। हद करती हो। जेसल की बात सुन आहना ने मुंह बना लिया, फिर खामोश होकर उसके सिर को सहलाती रही। उसके नाजुक हाथों के स्पर्श से जेसल को एक अलग सा सुकून मिल रहा था। वे लगभग नींद के आगोश में जा चुका था। दूसरी तरफ चारू इस वक्त अपने नाइट ड्रेस में सोने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने बालों को मरोड़ कर बांधा और बेड की तरफ बढ़ी। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। चारू ने दरवाजे पर लगी ग्लास से बाहर झांका तो उसे ध्रुव का चेहरा दिखाई दिया। वे कुछ पल ऐसे ही खड़ी रही, फिर मुंह बनाते हुए उसने गेट खोला। ध्रुव अंदर आ पाता, लेकिन चारू ने उसके सीने पे हाथ रख उसे वहीं रोक दिया और गुस्से में बोली, मैंने मना किया था ध्रुव, फिर क्यों आए हो तुम। ध्रुव ने चारू को हल्का सा पूछ किया और तो चारू 2 कदम पीछे हो गई। अंदर आकर ध्रुव ने गेट बंद लॉक किया और अगले ही पल चारू की कमर में हाथ डाल उसे अपने आप से चिपका लिया। ध्रुव छोड़ो मुझे, चारू को समझाते हुए बोली। ध्रुव ने उसके गाल पर हल्के से किस किया और बोला, क्यों नाराज हो। चारू ने उसे घूर कर देखा और बोली, सीरियसली एक ही बात को कितनी बार पूछोगे, तुम्हें नहीं पता मैं क्यों नाराज हूँ तुमसे। चारू के इस सवाल पर ध्रुव थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, शादी शादी शादी, बस यही चलता है ना आजकल तुम्हारे दिमाग में, और तुम्हारे दिमाग में ये क्यों नहीं चलता ध्रुव। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों शादी नहीं करना चाह रहे हो, तुम क्यों मेरी बात को टाल रहे हो। चारू गंभीर भाव लिए बोली। ध्रुव ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को
सहज करने की कोशिश कर रहा था। फिर हल्की मुस्कान लिए बोला, चारू मेरी बात को समझो। नहीं ध्रुव, मैं नहीं समझूंगी तुम्हारी बात को। मुझे नहीं सुनना फिर से कोई नया बहाना। मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। उन्होंने मुझे घर बुलाया है क्योंकि कोई लड़का मुझे देखने के लिए आ रहा है। तुम अपनी फैमिली को बुलाकर दोनों फैमिलीज की मीटिंग करवाओ और मुझसे शादी करो ध्रुव। इसके अलावा कोई बहाना नहीं सुनना मुझे। ये कहते हुए चारू रोने लगी थी। उसे रोता हुआ देख ध्रुव ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों से में भर लिया और सीरियस होकर बोला, ऐसे रो मत यार। तुम्हें लगता है मेरे होते हुए तुम्हें किसी और का की होने दूंगा? अगर तुम्हारे घर वाले बुला रहे तो तुम जाओ, और इससे पहले कि वे लोग तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय करें, मैं अपनी फैमिली को लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा रिश्ता जरूर तय होगा, पर मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ। चारू, ध्रुव की बात सुन चारू के लबों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सच कह रहे हो? उसके सवाल पर ध्रुव ने मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी। चारू झटके से ध्रुव के गले लग गई। ध्रुव ने उसके बालों को अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, अब इतनी दूर से आया तो थोड़ा प्यार तो दे दो। होने वाली बेगम साहिबा। ध्रुव की बात सुन चारू ने उसके सीने से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगी। अगले ही पल उसने ध्रुव के कठोर लबों की तरफ झुकते हुए उसके होठों को बड़ी शिद्दत से चूम लिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खोने लगे और फिर से सारे बंधनों को भुला उठे बैठे। अगले दिन अहाना इस वक्त अपने हॉस्पिटल पहुंची थी। वह सीधा अपने केबिन में आई। तभी उसकी नजर उसकी टेबल पर रखे खूबसूरत गुलाब पर गई। उसने हैरान होते हुए वे गुलाब अपने हाथ में लिया। ये किसने रखा होगा? अभी अहाना ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक आवाज गूंजी मेरी तरफ से। ये आवाज सुन अहाना ने अपनी नजरें दरवाजे की ओर उठाई जहां पर रोहन खड़ा था। वह एक मुस्कुराहट लिए अहाना के पास आया और बोला, उस दिन की गलती के लिए माफी मांगनी थी। कोई तरीका समझ नहीं आया इसलिए ये फल फूल रख दिया। किसी से प्यार का इजहार करना हो या किसी से नाराजगी दूर करनी हो, माफी चाहिए हो या दिल की जज्बात बताने हो, इंसान को उन फूलों से अच्छा जरिया कोई दूसरा नहीं समझ आता। अहाना ने कुछ पल रुक कर कहा, इट्स ओके डॉक्टर रोहन, मुझे आपकी बात बुरी नहीं लगी। मैं आपसे नाराज बस इस बात को लेकर हूँ कि आपसे कुछ छुपा नहीं। यू नो मेरी वेरी वेल कि मेरी लाइफ में मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा जहान है। उसके अलावा मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकती। रोहन अब अहाना के सामने वाली चेयर पर बैठ चुका था। वो हल्की सी मुस्कान लिए बोला, आई नो, मैं यही तो मेरी गलती है कि सब कुछ जानते हुए भी मैंने अपने दिल को रोका नहीं। अहाना बोली, इट्स ओके, अब हम ये सब यहीं पर ख़त्म करते हैं। श्योर? इतना के रोहन हल्का सा मुस्कुराया, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, वैसे उस दिन वो आदमी जिसे आपने किस किया था, क्या वो जहान के फादर थे? रोहन की बात सुन अहाना थोड़ा चौंक गई। वे अभी सोच रही थी कि आखिर क्या जवाब दे। तभी रोहन दोबारा बोला, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहिए। आई नो, बट जहाँ तक मैंने सुना है कि जहान के फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर वे कौन थे जो उस दिन हम दोनों के बीच आ गए थे? दूसरी तरफ विलन हाउस में इस वक्त जैसल खामोश बैठा था। वह अपने मोबाइल में इस वक्त अहाना और रोहन के बीच की बातें सुन रहा था। असल में अहाना की जे आकार वाली लॉकेट में जैसल ने एक डिवाइस लगा दी थी, यानी कि GPS। वो अहाना को हर वक्त हर पल देख सकता था और उसकी बातें सुन सकता था। जिस दिन अहाना जैसल से सान्या के लिए हेल्प मांगने विलन हाउस आई थी और जैसल ने उसे अपनी गोद में बिठाया हुआ था, तभी मौका पाकर जैसल ने बड़ी ही बारीकी से वे डिवाइस आहना की लॉकेट में फिक्स कर दी थी। तब से हर वक्त आहना को अपनी नजरों के सामने रखता था। वो हर वक्त उससे कनेक्टेड रहता था, लेकिन फिलहाल वे गुस्से में लग रहा था क्योंकि रोहन एक तो आहना के इतने पास बैठा था, ऊपर से उससे पर्सनल क्वेश्चन कर रहा था। तभी आहना कुछ जवाब दे पाती, तभी उसका फोन रिंग हुआ। आहना को तो जैसे मौका ही मिल गया था रोहन का सवाल टालने का। उसने रोहन की तरफ देखा तो रोहन अपने मेहनत दिखाते हुए खुद ही उठकर खड़ा हुआ और बोला, हम बाद में मिलते हैं, बाय। इतना के वो वहां से निकल गया, लेकिन केबिन से बाहर निकलते ही उसके होठों की फेक मुस्कान धीरे धीरे करके बुझने लगी। आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया, चेहरे पर कुछ गुस्सा भी झलक रहा था। आहना ने तुरंत ही कॉल रिसीव किया। हालांकि उसे पता था कि ये जैसल का ही नंबर है, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और बोली, क्यों कॉल किया है? उससे दूर रहो वाइफी, जैसल ने इतना कहा और खामोश हो गया। आहना की भौहें सिकुड़ गई। वो चिढ़ते हुए बोली, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे हर पल कैसे देखते हो? मुझे जानना है कि क्या साजिश की हुई है तुमने। तुम हर पल मेरे ऊपर नजर कैसे रख सकते हो? आसपास दिख भी नहीं रहे तुम मुझे, फिर कैसे ये सब कुछ पता रहता है तुम्हें? आहना की शिकायत सुन जैसल के लोगों पर हल्की सी एक मुस्कान बिखर गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, जब दो दिल एक डोर से बंधे हो तो बिना कहे बिना देखे इंसान सब कुछ समझ लेता है। वाइफी, जस्ट शटअप जैसल, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो या बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम सीधे सीधे बताओ कि कैसे कर रहे हो तुम ये सब? आहना गुस्से में बोली, लिसन वाइफी, फिलहाल मैं जो कह रहा हूँ तुम मुझे सुनो। अभी किसी को नहीं पता कि मैं जिंदा हो तो तुम किसी को ये बात नहीं बताओगी। एक बार मेरे ऊपर से ये पुरानी एलिगेशन हट जाए, फिर मैं खुद दुनिया के सामने वही किंग बनकर आऊंगा और ये काम बहुत जल्द होने वाला है। बहुत जल्द कानून की नजरों में मेरा नाम क्लियर होने वाला है। आहना उसकी बातों को बस सुनती रही, कुछ जवाब नहीं दिया उसने।
जैसल ने थोड़ा रोमांटिक होकर कहा, जानता हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है। रात को आऊंगा तो तुम्हारा सारा गुस्सा उतार दूंगा। वाइफी, फिर मत कहना कि जैसल तुम्हारे अंदर इतना स्टेमिना कैसे आता है। तुम्हारी ये हरकतें मेरे अंदर के जुनून को बढ़ाती है। आहना के लबों पर हल्की सी मुस्कान देर गई और उसके गोरे गाल थोड़े लाल हो पड़ने लगे। उसने तुरंत ही कॉल कट कर दिया। इधर चारू अपने घर पहुंच चुकी थी। उसे उसके मोम डैड की ओर से प्रेशर काफ़ी था कि अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और वो एक अच्छी पोजीशन में डॉक्टर भी बन चुके हैं, तो अब उसकी शादी का सही वक्त आ चुका है। चारू चाहकर भी अपने मॉम डैड को अपने और ध्रुव के रिश्ते के बारे में नहीं बता पा रही थी, क्योंकि ध्रुव की तरफ से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अगर वे बता भी देती तो कि वे ध्रुव से प्यार करती है, तब भी उसके मॉम डैड ध्रुव और उसकी फैमिली से मिलने के लिए कहते। और यही बात तो चारू पिछले कई दिनों से ध्रुव को समझा रही थी, जिसे ध्रुव बस इतने दिनों से टालता ही जा रहा था। आज उसके रिश्ते के लिए कुछ लोग आने वाले थे। इस वक्त आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी, लेकिन आंखों में एक सूनापन साफ दिख रहा था। उसने इस वक्त अनारकली ड्रेस पहनी हुई थी और अपनी मोम के कहे अनुसार ही सलीके से तैयार हुई थी। बेटा नीचे आओ, जियांश और उसकी फैमिली आ चुके हैं। वे लोग तुम्हें बुला रहे हैं। चारू की मोम सुजाता ने ये बात कही। चारू ने उसकी तरफ देखा और सहज होते हुए बोली, मैं आ रही हूँ। सुजाता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। उनके जाते ही चारू ने जल्दी से अपना फोन उठाया और ध्रुव को कॉल करने लगी। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, चारू ने आओ देखा ना था, बस ध्रुव पर बरस पड़ी। कब से कॉल कर रही हूँ ध्रुव, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम। यहाँ घर पर मेरा रिश्ता तय हो रहा है और तुम। चारू अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले दूसरी तरफ से एक लड़की बोली, मैम प्लीज आप बाद में कॉल कर सकती है। ध्रुव सर अभी जरूरी मीटिंग में बिजी है। यह सुनते ही चारू की भौहें सिकुड़ गई। वे हैरान होते हुए बोली, तुम कौन हो और उसका फोन रिसीव क्यों किया तुमने। मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और उन्होंने मुझे इजाजत दी है, तभी तो उनका फोन मेरे हाथ में है। बाकी आप खुद समझदार है। इतना कि उस लड़के ने कॉल कट कर दिया और चारू के हाथ से उसका फोन खुद ब खुद छूटकर जमीन पे गिर गया। आंखों में जुगनू चमकने लगे, गला रोने लगा, होठ कांपने लगे। आंखों में तैर रही नमीर सैलाब बनकर पलकों के बाहर गिरने लगी। चारू कितनी देर लगाओगी। सब इंतजार कर रहे हैं। सुजाता ने एक बार फिर कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर चारू को आवाज दी, आई मॉम। इतना कि चारू ने खुद को जितना हो सका सहज किया, अपने आंसू को पूछा और बाहर निकल गई। हवेली में आहना इस वक्त आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। वे बार बार नीचे से ऊपर तक अपने शरीर में नजर दौड़ा रही थी। पक्का जैसल ने मेरे कपड़ों में या मेरे शरीर में कोई तो कैमरा फिक्स किया है। वे हर पल मुझे देखता है, ऐसा कैसे हो सकता है। आहना ने अपना टॉप उतारा और अपने पूरे बदन को टटोलने लगी। तभी कभी अपने कान में पहनी छोटी ईयररिंग को देखती तो कभी नाक की नोज रिंग को चेक करती, कभी अपने लॉकेट को देखती तो कभी अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट को निहारती। बाकी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग करने के बाद भी वे जैसल की साजिश को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि उस लॉकेट के अंदर ही जीपीएस फिक्स है। आहना मुंह बनाए हुए खुद को निहार रही थी। तभी उसके फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आया, गेट तो लॉक कर लो वाइफी, यू आर वेरी केयरलेस। ये मैसेज देखते ही आहना की आंखें फैलकर बड़ी हो गई। उसने पलटकर दरवाजे की ओर देखा, जो बंद तो जरूर था बट लॉक नहीं था। ऊपर से आहना ने ऊपरी बदन में इस वक्त सिर्फ उसका इनर था। आहना ने जल्दी से आगे बढ़ गेट लॉक किया और फिर खुद को दोबारा आईने में देखने लगी। मैं पागल हो जाऊंगी इस तरह तो ये इंसान मेरा दिमाग खराब ही कर देगा। कैसे पता करूं कि कैमरा कहाँ है, कहीं इस रूम में तो नहीं। ये कहते हुए आहना उस कमरे को निहारने लगी, लेकिन अगले ही पल वो मुंह बनाते हुए बोली, वो मुझे हॉस्पिटल में भी मुझे ट्रैक करता है। इट मीन्स कि कैमरा मेरे शरीर पर ही फिक्स है, बट कहाँ। ये कहते हुए आहना खुद को निहार ही रही थी। वे पूरी तरह से अपने सिर पर पहनी चीजों को स्कैन कर रही थी। तभी उसकी गर्दन पे एक गर्म एहसास फील हुआ। सांसों की तपश अपनी पीठ और कंधे पर महसूस करते ही आहना की धड़कनें बुरी तरह से शोर करने लगी। जैसल आहना ने आईने में से अपने ठीक पीछे खड़े जैसल की ओर देखा। जैसल भी मुस्कान ले बस उसे ही निहार रहा था। अगले ही पल आहना उसकी तरफ पलटी और अपनी बाहों को चढ़ाते हुए बोली, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अब सीधे सीधे बताओ कि मेरे शरीर पर कहाँ पर किस जगह पर कैमरा फिक्स किया है तुमने। अभी आहना अपने इनर में थी। जैसल ने उसके चेहरे को अपने चेहरे से अपनी नजरें नीचे उतारी और उसके उभरे हुए उसको देखने लगा। जैसल की नजरों का पीछा करते हुए आहना ने एक नजर खुद को देखा, फिर चिढ़ते हुए बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ जैसल। उसने इतना ही कहा था कि जैसल ने झटके से उसके हल्के फुल्के बदन को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। क्या कर रहे हो तुम जैसल, आहना कसमसाते हुए बोली। जैसल ने उसे बिस्तर पर रखा और खुद उसके ऊपर आ गया। मुझे सच में नहीं पता कि कैमरा कहाँ है वाइफी, बट आई प्रॉमिस कि मैं उस कैमरे को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। ये कहते हुए जैसल की आवाज में थोड़ी शरारत थी। उसकी आंखों में मजाक के भाव देख आहना अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा का क्या मतलब है जैसल। वो कैमरा मेरे शरीर पर है, ये बात अच्छे से पता है मुझे। क्या वो मेरी इयररिंग्स में है, मेरे ब्रेसलेट में, मेरे रिंग में या फिर मेरे लॉकेट में। अब तुम मुझे सीधे सीधे बताओ जैसल। उसके ऊपर झुके हुए हल्के से उसकी गर्दन पे अपने लग घुमाता है तो इस एहसास से आहना बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में बांध लेती है। जैसल मेरे सवाल का जवाब दो तुम।
आहना गहरी आवाज में बोली, कोई कैमरा नहीं है वाइफी, क्योंकि हर पल मैं तुमसे जुड़ा हूँ, तुम्हारे आस-पास रहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। अभी जब तुम कपड़े चेंज कर रही थी तो मैं खिड़की से ही लटक रहा था, तुम्हें चुपके से देख रहा था, इसलिए तुम्हें मैसेज किया गेट लगाने का। जेसल की बात सुन आहना उसे देखती रही, फिर मुँह बनाते हुए बोली, और हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहन मुझसे क्या कह रहा है? ये बातें तुम्हें कैसे पता चल गई थी? बस मेरे दिल ने कहा और मुझे एहसास होगा कि कोई है जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है। जेसल की बात सुन आहना कुछ पल उसे निहारती रही, फिर उसके सीने पे धक्का मारते हुए उठकर बैठ गई। तुम पर यकीन नहीं है जेसल, बहुत जल्द मैं पता लगा लूंगी कि सच्चाई क्या है। अब तुम जाओ यहाँ से, जहान अभी आता ही होगा, अभी भी अपन खुड़ी और पृथ्वी के साथ खेल रहा है। इतना कि आहना उठने को हुई तभी जेसल ने उसकी कलाई पकड़ी और अपने नजदीक खींचते हुए बोला, तुम मिलवा दो ना मुझे मेरे बेटे से, बता दो कि मैं उसका बाप हूँ। आहना ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, उस वक्त नहीं जब तक तू अपने ये इलीगल काम धंधे बंद करके साफ सुथरी जिंदगी नहीं अपना लेते। जैसल ने कुछ कठोर शब्दों में कहा, क्यों वाइफी, इस दुनिया में के जितने क्रिमिनल है, माफिया है, डॉन है, उनके बीवी बच्चे परिवार नहीं होता क्या? फिर उनके बच्चे भी उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जैसल, वे अपने बाप की तरह ही बनते हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरा जहान तुम्हारी तरह क्रिमिनल बने, एक खूनी एक रेपिस्ट बने, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए आहना क्या हूं मैं, कुछ गुस्से भरे जज्बात थे। जेसल ने अचानक ही उसके सिर के पीछे हाथ लगा, गुस्से में उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। आह जेसल, व्हाट आर यू डूइंग? आहना के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई थी। तुम मुझे बहुत हर्ट करती हो वाइफ, रियली आर यू आर ए हार्ड हार्टेड। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि तुम्हारी बातें मुझे कितनी बुरी लगती है। जेसल की बात सुन आहना कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही, उसके चेहरे पर दर्द देख जेसल को खुद का होश आया। अपने गुस्से को साथ संभाल नहीं पाया, इसलिए उसने आहना के साथ कठोरता दिखा दी। अगले ही पल उसने आहना की रेशमी जुल्फों को आजाद किया और अपनी आंखों में नमी लिए बोला, सॉरी वाइफी, आई एम रियली सॉरी। आहना कुछ कहने को हुई, लेकिन अपने जज्बातों को अपनी आंखों में छुपाए जेसल बिस्तर से उतर तुरंत खिड़की तक गया और सीधा बाहर की तरफ उतर गया। जेसल लिसन, आहना ने पीछे से उसे आवाज भी लगाई, पर वो जा चुका था। आहना अपना सिर पकड़कर बिस्तर पे बैठ गई। यह मुझसे कब से नाराजगी दिखाने लगा? मैंने क्या गलत कहा? मैं जहान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, एक माँ होने के नाते फर्ज है मेरा कि मैं उसे सही रास्ते पर आगे बढ़ाऊं। क्या गलती है मेरी? अगर उसे लग रहा है कि मैं उसे मनाने वाली हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वे खुद ही आएगा मेरे पीछे, बिकॉज वे अपनी वाइफ के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ये कहते हुए आहना के चेहरे पर एक गुरूर और लबों पर एक मुस्कान आ गई थी। दूसरी तरफ चारू इस वक्त अपने कमरे में तन्हा बैठी थी, उसके ख्यालों में उसके दिलो दिमाग में सिर्फ धुक चल रहा था। इस वक्त उसका बिहेवियर, उसका चारू को इग्नोर करना, सब कुछ चारू की आंखों के सामने था, पर उसका दिल अभी भी एक उम्मीद लगाए बैठा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपने फोन पर ध्रुव का नंबर फ्लैश होते हुए देखा, फिर भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए, जैसे कोई खुशी नहीं हुई थी। हेलो, एक रूखा सा लफ्ज चारू के मुंह से निकला, चारू आई एम रियली सॉरी यार, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला कॉल अटेंड करने का। तुम मुझसे नाराज हो? ध्रुव ने मीठी आवाज में कहा। क्या फर्क पड़ता है ध्रुव, बात बस इतनी सी है कि मुझे लड़के वाले देखने आए थे, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, मेरी फैमिली को भी वे लोग पसंद है और अब डिसीजन मेरे ऊपर है, मेरी हाँ या ना का इंतजार है सबको, चारू ने दर्द भरी आवाज में कहा। ध्रुव हल्का मुस्कुराकर बोला, तुम तो मना ही करोगी चारू, तुम्हें उसे रिजेक्ट करना है, बिकॉज मैं अगले 2 दिनों में तुम्हारे घर आने वाला हूँ हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। रियली? चारू के लबों पर मध्यम से मुस्कान आ चुकी थी। तुम्हारी कसम चारू, मैं आज से ठीक 2 दिन बाद तुम्हारी फैमिली से मिलने आऊंगा, अपने मॉम डैड को लेकर, ध्रुव ने मीठे शब्दों में कहा। ध्रुव, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा, प्लीज आ जाना। चारू बोली, ऑफ कोर्स आऊंगा चारू, ध्रुव बोला। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छाई रही, फिर चारू सवालिया लहजे में बोली, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना ध्रुव? तुम्हारी कसम, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ध्रुव के मुंह से ये शब्द सुन चारू के लबों की मुस्कुराहट कुछ ज्यादा ही खिल गई थी। वो धीरे से बोली, आई लव यू मोर। दूसरी तरफ से ध्रुव ने जवाब दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।